पहुंचते सारा डाइजेशन हो गया। अभी तुमको एब्जॉर्प्शन करना है, तो इलियम और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा सरफेस एरिया चाहिए, अंदर की साइड बहुत सारा सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फोल्ड कर देते हैं सरफेस को। अगर सरफेस को फोल्ड कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इजी तरीके से हो जाती है। ये बात बेटा ह्यूमन बॉडी के लिए याद रखोगे, जब भी कहीं पे एब्जॉर्प्शन करनी है वहां पे सरफेस एरिया बढ़ा दो चीज़ों का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने फोटोग्राफ बनाई थी पिछले में, एक बार फिर से बना के बता देती हूँ बेटा। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन यहां से कट कर लेती हूं अंदर से। काट लिया तो मैंने यहां पे क्या देखा, मेरे पास यहां पे फोल्ड्स हैं ऐसे, समझ रहे हो, और ये फोल्ड्स सर्कुलर हैं ऐसे, मतलब यहां पे भी ऐसे रिजेस नजर आ रही है मुझे ऐसे। समझ रहे हो, इंटेस्टाइन का अंदर वाला सरफेस स्मूथ नहीं है, देयर आर रिजेस लाइक दिस, और ये पूरी इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस में ऐसे गोल गोल रिजेस हैं। इनको क्या कहा था हमने, प्लाइके सर्कुलरिस, ये कहा था। फिर मैंने क्या कहा था कि इसका भी जो सरफेस है, अच्छा ये फोल्ड कैसे है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के फोल्ड्स हैं, 4 लेयर्स हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा। म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के लेयर्स फोल्ड्स हैं, मान लो मतलब म्यूकोजा यहाँ पे ऊपर हो गई ऐसे, और ये ब्लू वाली मान लो सब म्यूकोजा है, दोनों फोल्ड्स हैं। म्यूकोजा भी प्लेन नहीं है, म्यूकोजा के आगे फिर से फर्दर फोल्ड्स हैं इस तरीके से। समझ रहे हो बेटा, जैसे अगर यहां पे ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड है, ये ऐसे रेज्ड पोर्शन है ना, तो इसके सरफेस पे भी यहां पे फोल्ड्स हैं ऐसे म्यूकोजा के। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक फोल्ड मान लो कैसे बनाया जाए, मान लो ये प्लाइके सर्कुलरिस का फोल्ड है, ये भी नहीं इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। मान लो ये प्लाइके सर्कुलरिस का फोल्ड है, मेरी आर्म पर प्लाइके सर्कुलरिस का फोल्ड है, ये प्लाइके सर्कुलरिस हो गया अंदर, और ये गोल फोल्ड है पूरा अंदर से ऐसे फोल्ड है, हो गया। इसके ऊपर ऐसे म्यूकोजा के फोल्ड्स हैं जिन्हें हम विल्लाई कहते हैं। तो ये जो रेड वाले फोल्ड्स हैं ये विल्लाए हैं, दीज रेड फोल्ड्स आर विल्लाए। अगर मैं इसको यहाँ पे इनलार्ज बनाऊं, पिछले लेक्चर में भी बात की थी बेटा हमने, दोबारा से देख लो, ये प्लाइके सर्कुलरिस का फोल्ड है और इसके ऊपर विल्लाई के फोल्ड है। ये बात क्लियर हुई है, जल्दी सोचो, हो गया। अब इसके ऊपर सेल्स लगे हुए हैं, कौन से सेल्स लगे हुए, पिछले लेक्चर में बताया था, एपिथेलियल सेल्स लगे हुए, कोई भी सरफेस को कवर करता है एपिथेलियल सेल्स लगे हुए। तो इसके ऊपर एपिथेलियल सेल है, वो भी एपिथेलियल सेल नॉर्मल नहीं है, कॉलमनर सेल्स हैं, मतलब लंबे लंबे सेल्स हैं, और उनके ऊपर साइटोप्लाज्म की ऐसे प्रोजेक्शंस बनी हुई जिनको क्या कहा था, माइक्रोविल्लाई। ठीक है, तो मतलब इनके ऊपर जो सेल्स लगे हुए हैं, जो ये सेल्स जिससे कि विल्लाई कवर्ड है, उन सेल्स को बोलेंगे माइक्रोविल्लाई वाले कॉलमनर सेल्स। माइक्रोविल्लाई सिर्फ कॉलमनर सेल्स के ऊपर ही नहीं होता, और भी प्रकार के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होता है। जैसे कॉलमनर होता है, एक क्यूबॉइडल सेल भी होता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स के अलग अलग टाइप हैं, कोई बात नहीं, टिश्यू में पढ़ाऊंगी, मैंने टिश्यू चैप्टर भी नहीं पढ़ाया है, तो उसमें क्यूबॉइडल सेल भी होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी माइक्रोविल्लाई हो सकता है। किसी के भी ऊपर अगर माइक्रोविल्लाई है तो ऐसे अपीयरेंस नहीं आ रहा, जैसे मान लो कोई भी सेल है, अगर उसके ऊपर माइक्रोविल्लाई है तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ब्रश होता है,
जैसे हमारी कंघी करने वाला ब्रश होता है या जूते साफ करने वाला ब्रश होता है, ऐसे ब्रश का सरफेस नहीं लगता, ये लगता है ना, इसीलिए इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ये एपिथेलियम जिसके पास माइक्रोविलाई है, इसके लिए एक टर्म दी जाती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। समझ में आया? इंटेस्टाइन का सरफेस है, प्लाई सर्कुलरिस है, विलाई है, विलाई के ऊपर सेल्स हैं, सेल्स में माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई की वजह से उस सरफेस को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कह रहे हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, माल्ट एक रह गया, क्या होता है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। अगर ये तुम्हें कुछ नोट करना है, वैसे तुमने पिछली क्लास में किया होगा, ये कुछ करना है तो करो, फिर आगे चलते हैं। इस डायग्राम में समझ रहे हो तुम सेल्स कहाँ पे आएंगे? ये यहाँ पे सेल्स हैं, ऊपर यहाँ पे सेल्स हैं, और ये सेल्स की माइक्रोविलाई है। डन डन डन, सरफेस हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस तो हो गई, अब तुम्हें मुझे सिक्रीशन बतानी है कि कौन कौन सी क्या क्या होती है। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पैंक्रियाटिक जूस यहां से आ रहा था, लिवर वाला भी यहीं से एंटर कर रहा था ना। अब तुमने देखा कैसे कैसे पैंक्रियाज वाले जूस ने ऐड किया। अब उनको लास्ट हथौड़ा मारने के लिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस कहाँ से रिलीज होता है? पहले उसके ग्लैंड बना लें। जैसे स्टमक में कौन से ग्लैंड थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे। पैंक्रियाज में क्या था? एसिनाई था। तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए सिक्रीट करने के लिए, देख लेते हैं। देखो ये मैं क्या बना रही हूँ बेटा? ये मैं विलाई बना रही हूँ, प्लूरल होता है विलाई, तो ये लो, ये मैं विलाई बना रही हूँ। ठीक है, हर दोनों विलाई के बीच में यहां पे एक ग्लैंड होगा, ऐसे एक ग्लैंड होगा जो कि इंटेस्टाइन के जूसेस को सिक्रीट करेगा। क्योंकि ये ग्लैंड छुपा हुआ है, दो विलाई के बीच में छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। कोई भी हिडन पैसेज को, हिडन जगह को क्रिप्ट कहते हैं। तो इसको कहते हैं, जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसके नाम के ऊपर, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इनसे बहुत सारी सिक्रीशंस होगी। ये सारी सिक्रीशंस यहाँ से भर भर के, यहाँ से भर भर के इस पोर्शन के थ्रू निकलेगी। इस पोर्शन के थ्रू निकलेगी। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? जो कि सिक्रीट नहीं करता, सिर्फ जाने की जगह देता है, डक्ट कहते हैं। तो मतलब इस ग्लैंड के पास डक्ट है, ये अपना सारा सिक्रीशंस यहाँ पे अंदर ल्यूमेन में फैला देगा। तो ये कौन सा ग्लैंड हुआ? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। ब्लड में नहीं जा रही है इसकी सिक्रीशन, सरफेस पे जा रही है। सो सारे के सारे इंजाइम्स रिलीज करने वाले ग्लैंड्स क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब देखो इनसे क्या क्या रिलीज होता है प्यारे बच्चों। पहली बात तो यहां से जो एंजाइम्स, इसका नाम याद आ गया, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन। इनसे जो पूरा सिक्रीशन रिलीज होता है, पूरा का पूरा जो सिक्रीशन है, बड़े सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उस पूरे को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ये बेटा याद कर लो, आ सकता है नीट में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लैंड का नाम याद कर लो, जूस का नाम याद कर लो, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं।
ठीक है। सक्कस एंटेरिकस के बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनको सबको मिला के ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रश बॉर्डर था ना बेटा, यहाँ पे ऐसे सेल्स थे ना विलाई के ऊपर, ये नीचे भी आएंगे ऐसे ही, समझ रहे हो, यहाँ पे पूरा पूरा पूरा, और यहाँ पे भी यही सेल मिलेंगे बेटा, ब्रश बॉर्डर वाले ही सेल मिलेंगे जो कि एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। ऐसे समझ रहे हो बेटा? दैट मीन्स जो ब्रश बॉर्डर सेल्स ऊपर थे वही ब्रश बॉर्डर सेल्स नीचे भी आ रहे हैं, ये ग्लैंड को भी ब्रश बॉर्डर सेल्स ही लाइन कर रहे हैं, इसीलिए इनकी सिक्रीशंस को ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। तो सक्कस एंटेरिकस में क्या मिलेंगे तुम्हें? ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ग्लैंड का नाम बताया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड का नाम क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूडेनम में मिलेगा, इलियम जेजुनम में भी मिलेगा, पर ड्यूडेनम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके इन टोटल सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ही बोलते हैं। बस इतनी बात हुई है अभी, डन। अब इसके कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं। तुम लोग इसे क्लिक करना चाहते हो तो कर लो, फिर मैं आगे बता रही हूँ। आई होप यूर डन। आगे बता रही हूं। एंजाइम्स बता रही हूं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले किसको ब्रेक डाउन करना चाहते हो तुम? प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स आखिरी स्टेजेस में पहुंचे हुए थे। इसको क्या बोला था मैंने? अमाइनो पेप्टाइड बोला था, जो पैंक्रियाटिक जूस से बना था। इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, अमाइनो पेप्टाइडेस। देखो कोई भी चीज तोड़नी हो, एस लगा दो पीछे। अमाइनो पेप्टाइड को तोड़ना है, अमाइनो पेप्टाइडेस। एक अमाइनो एसिड को निकाल देगा। ये क्या बचा अल्टीमेटली? 2 अमाइनो एसिड की चेन बच गई। इसको क्या बोला था मैंने? डाइपेप्टाइड। अमाइनो पेप्टाइड भी बनते हैं, डाइपेप्टाइड भी बनते हैं पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन से, ठीक है। अब फाइनली लास्ट बात, डाइपेप्टाइड के ऊपर ऐड करेगा डाइपेप्टाइडेस। टूट जाएगा, अकेला अकेला अमाइनो एसिड हो जाएगा, खत्म, प्रोटीन डाइजेशन खत्म। लास्ट स्टेप है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लास्ट स्टेप बन रहा है। समझ में आया? पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन से या तो अमाइनो पेप्टाइड बना था या डाइपेप्टाइड बना था। अगर अमाइनो पेप्टाइड बना था तो वो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया अमाइनो पेप्टाइडेस से। अगर डाइपेप्टाइड पहले से ही था या फिर बन के बना तो फिर वो डाइपेप्टाइडेस से अमाइनो एसिड में खत्म हो गया। प्रोटीन की डाइजेशन खत्म। डन, इजी। अगला, सेकंड, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां तक पहुंची थी बेटा? माल्टोज बन गया था, अगर तुम्हें याद हो। देखो अगर तुमने स्टार्च खाया तो माल्टोज बन गया, अभी तक कुछ माउथ में बन गया 30%, 70% पैंक्रियाज के जूस की वजह से बन गया था। और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि तुम जो चीनी खाते हो वो सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज कैसे बनती है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को ज्वाइन करके बनती है, ठीक है। तो ये जो भी दो चीज़ों को ज्वाइन करके बनते हैं ना, ये पहले नहीं टूटते हैं। देखा, स्टार्च बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन करके बनता था तो उसको तोड़ दिया, अल्टीमेटली माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले से ही 2 चीज़ों का बना हुआ है जैसे सुक्रोज, उसको नहीं तोड़ेंगे। सुक्रोज ऐसे के ऐसे ऐसे के ऐसे ऐसे के ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूटेगी, ठीक है। तो 3 कार्बोहाइड्रेट्स हमें याद करने हैं। एक तो माल्टोज,
जो हमने बनाया अभी तक तोड़ तोड़ के। देन सुक्रोज, चीनी, टेबल शुगर जो तुम खाते हो, वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होगी। अल्टीमेटली फाइनली बेटा एक बार नाम याद कर लो, अभी मैं तुम्हें सारा का सारा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी के लिए देख लो, इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। मिल्क शुगर, लैक्टोस, ये तीनों जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटती हैं और फाइनली सिंगल सिंगल जो है वो बन जाता है, इसमें शुगर बन जाता है। माल्टोस पे माल्टेस एक्ट करेगा, सुक्रोज पे सुक्रेस एक्ट करेगा। 2 मिनट। लैक्टोस पे लैक्टेस एक्ट करेगा। अल्टीमेटली माल्टोस किस चीज का बना होता? 2 ग्लूकोज का बना हुआ था, ग्लूकोज और ग्लूकोज अलग हो जाएगी। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अलग हो जाएगी। एक बार लिख लो, समझा रही हूं, रुक जाओ। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। सब अपने आखिरी टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर याद करा रही हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ ये लिख लिया, लिख लो एक बार, कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। किसकी डाइजेशन बची है? लिपिड की। आ जाओ। लिपिड कौन से हालात पे पहुंचा था पैंक्रियाटिक जूस की वजह से? मोनोग्लिसराइड पे पहुंचा था। लाओ मोनोग्लिसराइड को तोड़ दें जरा, बहुत टाइम से टूटना चाह रहा है, ये तड़प रहा है ये टूटने बिना ना। इसके चकनाचूर कर दो। एक और एंजाइम होगा लाइपेज। देखो कहीं पे भी जो पैंक्रियास से निकल रहा है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है सिर्फ लाइपेज बोल दो। क्या बनेगा बोलो? आखिरी चीज जो बची थी ग्लिस से लिखना था, सी। ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड्स टूट गया फाइनल। लास्ट बचा, चलो न्यूक्लिक एसिड, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आखिरी हथौड़ा बजा। न्यूक्लिक एसिड पहले किस चीज में टूट गए थे? न्यूक्लियोटाइड में टूट गए थे, न्यूक्लियोसिस की वजह से। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है याद करो? बीच में शुगर, साथ में नाइट्रोजनस बेस और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। याद है 3 चीजों का बोला था? शुगर थी बीच में, मैं शुगर हूं, एक साइड मैंने नाइट्रोजनस बेस को पकड़ा हुआ है, एक साइड मैंने फॉस्फेट ग्रुप को पकड़ा हुआ है। शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ठीक है, अब इसको तोड़ना है। पहले इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? फॉस्फेटेज डाल देंगे। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रही हो तो न्यूक्लियोटाइडेज भी बोल सकती हूँ, लेकिन चलो फॉस्फेटेज बोल दो। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में अल्टीमेटली न्यूक्लियोसाइडेज डाल दूंगी मैं, लिख लो बेटा, कोई बात नहीं। ये दोनों टूट जाएगा, अल्टीमेटली शुगर अलग हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। खत्म खत्म खत्म, डाइजेशन खत्म। नोट करो इसे, फिर तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। सारा ऊपर से नीचे तक रिवाइज कर लेंगे अभी। नोट करो जल्दी।
गया प्यारे बच्चों, प्यारे इनोसेंट बच्चों, हो गया? आओ चलो अब एक बार समरी कर लेते हैं हमने क्या किया। शुरू करें? आ जाओ बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, बिल्कुल भी नहीं डरना है बच्चों। चलो मैं तुम्हारे साथ रिवाइज करती हूँ। हमें क्या क्या तोड़ना था फूड में, हमें क्या क्या तोड़ना था फूड में? हमें तोड़ना था कार्बोहाइड्रेट, तोड़ते हैं हम, है ना बच्चों? प्रोटीन तोड़ते हैं हम, और क्या तोड़ते हैं? लिपिड तोड़ते हैं हम। डाइजेशन यही तो है ना इनका, केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन करना, यही तो डाइजेशन है ना। और न्यूक्लिक एसिड तोड़ते हैं हम, क्योंकि यही हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं बच्चों, यही फूड के कंपोनेंट्स है ना बेटा जी। अब इनको जरा तोड़ के याद करते हैं कैसे कैसे तोड़ा था हमने। आओ प्यारे बच्चों सुनो, कार्बोहाइड्रेट कहां तोड़ना शुरू हुआ था? पहला स्टेप कार्बोहाइड्रेट का कहां टूटा था बेटा? याद करो, बक्कल कैविटी में, है ना? तो बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया है, और किसी का भी डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ये इसी का ही डाइजेशन शुरू हुआ है। इसका कोई डाइजेशन शुरू नहीं हुआ बक्कल कैविटी में, इसका कोई डाइजेशन शुरू नहीं हुआ, इसका कोई डाइजेशन शुरू नहीं हुआ बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू है। कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी अमाइलेज। जिसने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया था। स्टार्च था उसका 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था, बाकी स्टार्च को कुछ नहीं कहा था। पहली बात हो गई थी बच्चों। दूसरी बात देखो, स्टमक में आए हम, हैं बच्चों? स्टमक वाली तुमने, आई होप तुमने रिवाइज करी है। क्या बात थी? स्टमक में पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा था, HCl रिलीज हो रहा था। HCl तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था, याद है? फिर एक रेनिन रिलीज हो रहा था। पेप्सिन और रेनिन जो है प्रोटियोलाइटिक थे, प्रोटीन्स को तोड़ रहे थे, है ना? और एक गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज हो रहा था, याद है? लाइपेज रिलीज हो रहा था। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट की कोई डाइजेशन नहीं होती स्टमक में, नहीं होती ना? कोई अमाइलेज था स्टमक में? नहीं था ना? क्या था? प्रोटीन डाइजेशन के लिए था। क्या था? पेप्सिन था और रेनिन था, लेकिन रेनिन सिर्फ बच्चों में था, है बच्चों? याद है ना? ठीक है। फिर लिपिड को डाइजेस्ट करना है हमने। लिपिड के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा एक्ट नहीं करता, थोड़ा सा ही एक्ट कर पाता है। न्यूक्लिक एसिड का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा था स्टमक में। तो प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन शुरू हुई स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हुई बक्कल कैविटी में, है? सही बात है ये। चलो और नीचे आओ। पैंक्रियाज में खाना जाता नहीं है, लेकिन पैंक्रियाज का जूस सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है जो पैंक्रियाज वाली है, लेकिन इसका इफेक्ट पैंक्रियाटिक जूस का है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या था? पैंक्रियाटिक अमाइलेज था, मतलब होता है। प्रोटीन के लिए बड़ी सारी चीजें थी, बताओ जल्दी जल्दी। ट्रिप्सिन था बेटा, काइमोट्रिप्सिन था, और बोलो प्यारे होनहार बच्चों, तुम्हें याद है? बोलो बोलो। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, और आखिरी बता दो, इलास्टेज था। याद आ गया ना? गुड बॉयज एंड गर्ल्स, याद आ गया ना? मतलब प्रोटीन के लिए बहुत सारे थे,
कार्बोहाइड्रेट के लिए भी थे, लिपिड के लिए भी था, पैंक्रियाटिक लाइपेज था ना। हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड के लिए देखो पहली बार यहीं पे डाइजेशन शुरू हो गई, उससे पहले तो कहीं थी भी नहीं, यहीं पे डाइजेशन शुरू है। न्यूक्लियेज, न्यूक्लियस दो प्रकार का था, डीएनएज और आरएनएज, याद आया। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारे लिए, तुम देख रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है किसकी डाइजेशन कहां पे शुरू हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की यहां पे शुरू हो रही है, लाओ जरा मार्क कर दें। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहां पे शुरू हो रही है। प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन स्टमक में शुरू हो रही है। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो रही है ना। पैंक्रियाटिक जूस लिख देती हूं यहां पे, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस की वजह से हो रही है ना, हो तो रही स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम करना चाहते हो कर लो, फिर मैं आगे तुम्हें ये टेबल पूरा करना है, हमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का पार्ट भी लेना है ना, एक बार लिख लो फिर उसको भी ऐड कर लेते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा ये। चलो हो गया, मिटा दो ये। आई होप तुम लोगों को ये बहुत क्लियर है। आखिरी पार्ट अगर इस टेबल का मैं करना चाहूं है बच्चों, आखिरी पार्ट अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ही जूसेस की बात कर सकती हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का नाम बोलो, बोलो क्या बोला था बेटा अभी दिमाग में बैठा है? सक्कस, सक्कस एंटेरिकस। मैंने क्या कहा था, जहां एंटेरी वर्ड आ गया मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। सक्कस एंटेरिकस। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी इन्हीं को ही बोलेंगे। क्या क्या डाइजेस्ट होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ होता है? बिल्कुल होता है, सभी चीजों के लिए होता है। अभी अभी बताया था, अब तुम लोग मुझे बताओगे। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेस, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेस, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, अच्छा लैक्टोज कहां से आता है बेटा? मिल्क के ना दो पार्ट्स होते हैं। मिल्क जो होता है ना बेटा, एक तो मिल्क शुगर होती है, एक मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन क्या था? केसीन। और मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज। ये भी किसी पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि मिल्क शुगर कौन सा होता है? आंसर था लैक्टोज। तो एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, बनना नहीं है बेटा। अगर तुमसे मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन पूछ रहा है, केसीन की, तो तुम वैसे ही आंसर करोगे। केसीन कहां डाइजेस्ट होता है? छोटे बच्चों के स्टमक में रेनिन होता है ना केसीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और बड़े लोगों की इंटेस्टाइन में, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस की वजह से, है ना। इंटेस्टाइन में दो प्रकार का जूस मिलेगा ना तुम्हें, पैंक्रियास का खुद का जूस मिलेगा और इंटेस्टाइन का खुद का जूस मिलेगा। सो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से केसिन डाइजेस्ट होता है एडल्ट्स में, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन से, मैंने तुम्हें बताया था, है ना। अभी लैक्टोज मिल्क शुगर कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होता, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस की वजह से डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस की वजह से यहां पे एक एंजाइम होता है लैक्टेज, उसकी वजह से डाइजेस्ट होता है। सो मिल्क शुगर लैक्टेज की वजह से डाइजेस्ट होती है। मिल्क प्रोटीन डिपेंड करता है, बच्चों या बड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर के चंगुल में तुमने फंसना नहीं है बच्चों, अपनी अकल लगानी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई, अब बताओ सबकी करनी है हमने, प्रोटीन की भी करनी है, यहाँ लिख दो प्रोटीन। चलो प्रोटीन की भी कर ही लेते हैं, अभी किया था हमने,
अमाइनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। ठीक है बच्चों, फिर लिपिड की अगर डाइजेशन करनी है तो तुम्हें पता ही है, लाइपेज। और फाइनली न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करनी है तो अभी बताया था, ये मैं तुम्हें रिवाइज कर रही हूँ बेटा, ये तुम लिख चुके हो ऑलरेडी, मतलब मैं लिख चुकी हूँ, तुम नोट कर चुके हो ऑलरेडी, अब तो बस रिवीजन चल रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स तक तो तोड़ दिया था पैंक्रियाटिक जूस ने, अब आगे तोड़ना है, तो हम पहले क्या डालेंगे, फॉस्फेटेज, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के लिए। अब क्या बचा, न्यूक्लियोसाइड बचा। मैंने तुम्हें बताया था ना, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, या नाइट्रोजनस बेस इधर रखा था पहले, तो नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। फॉस्फेट काटा पहले मैंने, अलग हो गया। फॉस्फेटेज से काटेंगे, जिसको भी हटाना है एज लगा दो, फॉस्फेटेज को काट दो, निकल गया। शुगर और नाइट्रोजनस बेस बच गया, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हमने एक ग्रुप को साइड कर दिया ना, फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया, तो जो बचा वो न्यूक्लियोसाइड बच गया, उस पे क्या ऐड करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है बच्चों, लिवर से कोई एंजाइम नहीं रिलीज होगा, लिवर से सिर्फ बाइल रिलीज होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए और लाइपेज की एक्टिवेशन के लिए। ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम नोट डाउन कर चुके हो, दोबारा से कुछ करना चाहते हो तो प्लीज कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हो गया। अच्छा, अब एक दो चीजें और हैं जो हमें ध्यान से सुननी है। देखो बेटा, इतनी बार मैं ये डायग्राम बना चुकी हूं, अब तो तुम्हें लर्न हो ही जाना चाहिए प्यारे बच्चों। अब नहीं गलत करके आना है, मान लो किसी टेस्ट में आ रहा है, स्कूल के एग्जाम में आ रहा है, अब नहीं गलत करना है, ठीक है। अब तुम्हें सब पता चलता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। ठीक है, यहां से एसिडिक जो फूड आया था नीचे, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर था, इसको क्या कहा था, अब याद करो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोलस, BOLUS, आई एम सॉरी, बोलस तो मुंह में बना था सलाइवा के साथ, यहाँ पे काइम, CHYME, काइम बना था, M से स्टमक वाला, CHYM, दोनों में M आ रहा था। अब काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमने एक चीज देखी, अब देखो यहाँ पे एसिडिक नहीं डाल सकते हम, ठीक है, क्योंकि सक्कस इंटेरिकस जो है ना, जो एंजाइम्स है वो बहुत बेसिक इन्वायरमेंट में एक्ट करते हैं। स्टमक का पीएच कितना था, याद करके बताओ। स्टमक का पीएच 1.8 था ना, सलाइवा का पीएच क्या था, 6.8, स्टमक का पीएच क्या था, 1.8, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या बताया था, 7.8, मतलब बेसिक पीएच। तो अब इस 1.8 को 7.8 करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो मैं वो वाली बात बताना चाहती हूँ। कैसे ये 7.8 हो गया बेटा, यहाँ पे, अच्छा तुम्हें ये पता है, अगर मैं इंटेस्टाइन को थोड़ा सा और बड़ा करके बना लूँ, तुम्हें पता है यहाँ पे लेयर्स हैं, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा और अल्टीमेटली म्यूकोजा, ऐसे लेयर्स हैं। यहां पे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोहेन है, क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन है ना, विलाय के बीच में क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन है, उससे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम है ना बेटा, देखो
एक तो ड्यूडेनम में यहाँ पे ग्लैंड्स है, ये ऐसे करके यहाँ पे क्रिप्ट्स बनी हुई है, विलाई बनी हुई है, यहाँ पे क्रिप्ट्स बनी हुई है, विलाई क्रिप्ट्स विलाई ऐसे चला हुआ है। साथ में यहाँ पे एक और ग्लैंड है जो बहुत डीप तक जाता है ऐसे, जो कि क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन का पार्ट नहीं है, अलग से है, ऐसे ग्लैंड ऐसे जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक स्पेशल ग्लैंड और भी है। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन तो यहाँ पे हो गई, इनके अलावा और भी ग्लैंड है यहाँ पे जो बहुत डीप पे जाता है, अंदर तक जाता है। देखो सारे ग्लैंड्स, चाहे वो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन है, चाहे वो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो सिर्फ म्यूकोजा के अंदर अंदर जाते हैं। म्यूकोजा की फोल्डिंग होती है वो, जैसे मान लो ये म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है, ये मस्कुलरिस, ये सिरोसा, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ म्यूकोजा की ही फोल्डिंग होती है, चाहे वो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक पिट हो। तो तुम्हारी इंटेस्टाइन के अंदर सारे ग्लैंड्स म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन कैसा ग्लैंड है, वो एक म्यूकोजल ग्लैंड है, क्योंकि सिर्फ म्यूकोजा के फोल्ड होने से बनता है वो। अगर मैं पूछूं गैस्ट्रिक पिट कैसा ग्लैंड है, तो तुम कहोगे मैम म्यूकोजल ग्लैंड है। तो हमारी जितने भी ग्लैंड्स हैं ना इसमें जीआईटी में, सारे के सारे म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं। सिर्फ एक ग्लैंड है जो इतना गहरे तक जाता है ऐसे, और सब म्यूकोजा तक पहुंच जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा तक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं इट्स अ सब म्यूकोजल ग्लैंड। वो सिर्फ डुओडेनम में मिलता है, सिर्फ डुओडेनम में मिलता है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर्स ग्लैंड एक सब म्यूकोजल ग्लैंड है। और मैं कह रही थी कि 1.8 से 7.8 कैसे होगा, सब ये ब्रूनर ग्लैंड की बदौलत होता है। ब्रूनर ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एल्कलाइन म्यूकस, ताकि काइम का जो पीएच है वो मैं बढ़ा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो इसकी वजह से होता है पीएच, ब्रूनर ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से पीएच बढ़ता है। प्लस तुम्हें मैंने क्या बताया था, यहां से एक्सोक्राइन पार्ट जो एसिनस है उनसे एंजाइम्स के साथ क्या क्या रिलीज हो रहा है, अभी बताया था पिछले लेक्चर में। अगर तुमने सुना है ध्यान से तो बल जल्दी बताओ। एंजाइम के साथ HCO3 नेगेटिव रिलीज हो रहा था, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो रहा था, तो यहां से भी बाइकार्बोनेट आयन जाते हैं यहाँ पे, तो उसको बेसिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए। प्लस लिवर से बाइल होता है, बाइल तो हाईली बेसिक होता है, मतलब बाइल का पीएच लर्न करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बट बाइल का पीएच ऐसे जाता है 7.6 से 8.6 तक चला जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस भी बेसिक हो गया, क्योंकि ये यहाँ से भी बाइकार्बोनेट आयन जा रहे हैं, बाइल भी बेसिक हो गया। ठीक है, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड है जो कि एल्कलाइन म्यूकस रिलीज कर रहा है। तो इन तीनों की सिक्रेशन को मिलाने की वजह से यहाँ पे जो पीएच है वो 7.8 बन जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कितना पीएच है, 7.8, और कैसे बनता है ये भी याद रखना है। कैसे बनता है? इंटेस्टाइन की सिक्रेशन की वजह से, वो भी बेसिक है, लिवर की सिक्रेशन की वजह से, वो भी बेसिक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन की वजह से, वो भी बेसिक है बच्चों, समझ में आई है? ठीक है, तो बेसिक कैसे बना, ये ग्लैंड का नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्या नाम है इसका? ब्रूनर। ब्रूनर कैसे भी याद कर लो, ये बहुत ही लेम तरीका था समझाने का। आई कैन नॉट, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे लर्न कराऊं। आई होप तुम ये खुद लर्न कर लोगे। ब्रूनर्स ग्लैंड है, ठीक है, सब म्यूकोजल ग्लैंड है, म्यूकोजल ग्लैंड नहीं है। बाकी क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन जो बाकी एंजाइम्स रिलीज कर रहा है ना, माल्टेज ये वो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन कर रहा है, वो म्यूकोजल है। ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस कर रहा है, वो सब म्यूकोजल ग्लैंड है। और बॉडी में तुम इस जीआईटी में सिर्फ एक ही सब म्यूकोजल ग्लैंड पढ़ोगे, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं बेटा, याद कर लो इसको प्लीज। समझ में आया है? इसे नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों, चले
देखो एक टॉपिक कर लेते हैं, याद करो। पहले तो ये कुछ अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। बताती हूँ क्या है। याद करो, जब मैंने तुम्हें एक म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा की फोटो बनाई थी एक बार, बहुत बड़ी सी, एक टॉपिक एक पूरे उसमें लेक्चर में वही कराया था, याद है? तो मैंने म्यूकोजा ऐसे बनाया था, अगर तुम्हें याद हो। मान लो ये ऐसे म्यूकोजा बना दिया, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है तो ऐसे से तो होना ही था। फिर इसके ऊपर कैसे बनाया था? यहाँ पे सब म्यूकोजा बनाया था, फिर उसके ऊपर मस्कुलरिस बनाया था, याद है? फिर सेरोसा बनाया था, फिर तुम्हें 2 प्लेक्सेस समझाए थे, याद आया? सब म्यूकोजल मीजनर प्लेक्सेस और ऑरबैक प्लेक्सेस। कोई बात नहीं, अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो वहां जाके देखना, सब कुछ आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो। मैं यहाँ कुछ और बताना चाहती हूँ। याद करो मैंने क्या कहा था कि मान लो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन होएगी, यहाँ पे म्यूकोजा में यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन होएगी। ये टॉपिक ना बेटा तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दिया हुआ है, जो हमारे +1 का लास्ट चैप्टर है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर मैं वो तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम के साथ समझाऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, तो तुम्हें वो यहीं पे ही करना है, ठीक है एनसीईआरटी का पार्ट है ये टॉपिक, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं दिया हुआ, लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। तो एग्जामिनर सोचता है इसी में से क्वेश्चन डाल दूंगा, इनके नंबर छीन लूंगा। एग्जामिनर तो हमेशा ही सोचता है, हमने अपने नंबर देने थोड़े में उनको, है ना? चलो क्रिप्ट ऑफ लाइबर को है ना, मान लो। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मान लो यहाँ पे खाना आ गया, खाना क्या काइम आ जाएगा, यहाँ पे स्टमक से ही आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा अपने एंजाइम्स नहीं रिलीज करेगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जब खाना आता है तभी स्पेसिफिकली वो एंजाइम्स रिलीज करती है। अब ये कैसे पता चलता है कि एंजाइम्स रिलीज करने हैं? मैंने कहा था यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल यहाँ लेके जाते हैं, सब म्यूकोजा में पड़े होते हैं। वो न्यूरॉन्स कुछ आगे न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं कि अच्छा खाना आ गया है। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं? डेंड्राइट पड़ा हुआ है इसका, न्यूरॉन का। अगर तुमने वो डायग्राम देखा होता तो बेटा तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक बार प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लेना। तो अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, पहले वो वीडियो देखना, फिर वापस आना, ठीक है? यहाँ पे न्यूरॉन होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उसके, वहाँ पे केमिकल रिसेप्टर होते हैं। जब फूड आया तो जब ये स्ट्रेच हो गया तो इसने यहाँ पे इस न्यूरॉन को बताया कि यार देखो क्या बात है, मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इस न्यूरॉन ने एनालाइज किया कि खाना आ गया है, इसने फिर एक और न्यूरॉन को सिग्नल दिया यहाँ पे कि यार एंजाइम रिलीज कराओ। बेसिकली न्यूरॉन्स ने आपस में बातचीत करके डिसाइड किया कि अब एंजाइम्स रिलीज होने चाहिए। न्यूरॉन्स को कैसे पता चला? उस खाने ने ना, जहाँ पे भी वो खाना आया उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है? तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब मैंने ये कहा था, अगर तुम्हें याद हो, कि यहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीजिंग सेल होते हैं, एंजाइम रिलीजिंग सेल नहीं होते। मतलब सिग्नल सीधा क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन को नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई और हार्मोन रिलीजिंग सेल है, उससे हार्मोन रिलीज होगा, फिर क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन को मिलेगा सिग्नल, और उसके बाद क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहेन यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगी। क्या बोला है मैंने अभी? हमारा एंजाइमेटिक सिक्रीशन हॉर्मोन्स के हाथों में होता है, ठीक है? अगर खाना आता है तो पहले हार्मोन रिलीज होता है, फिर उसकी वजह से हमारा एंजाइम रिलीज होता है। वो सेल्स जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, देखो एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, और जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लगे होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को बोल दिया, ठीक है? एंटेरो याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मैंने कहा था, जो भी वर्ड है एंटेरो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। मतलब अगर कोई ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और वो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में लगे हुए हैं, उनको एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं।
क्या बोला मैंने? हार्मोन रिलीजिंग सेल्स found in mucosa of GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हार्मोन रिलीजिंग सेल्स होते हैं, जिनके हार्मोन्स की वजह से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं देखो। बस आज का ये लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। पर जितना मैंने पढ़ा दिया वो तुम्हें बिल्कुल लर्न होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन आज नहीं कर पाएंगे। मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ा पाऊंगी, पर समय ज़्यादा हो जाता है। चलो, स्टमक की म्यूकोजा में यहां पे एक सेल होता है, ये गैस्ट्रिक पिट है। गैस्ट्रिक पिट होते हैं ना ऐसे। यहां पे कुछ सेल्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करेंगे। ये हार्मोन्स अल्टीमेटली गैस्ट्रिक पिट को कहेगा कि भैया पेप्सिनोजेन और HCl वगैरह रिलीज कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा जब खाना यहाँ पे आया है तो, है ना। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? जी सेल्स। क्योंकि ये स्टमक में है, मैंने स्टमक के लिए वर्ड क्या यूज किया था? गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज किया जाता है। तो जो स्टमक के अंदर एंटेरो एंडोक्राइन सेल लगे हुए हैं उन्हें जी सेल्स कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक पिट्स को स्टिमुलेट करेंगे HCl और पेप्सिनोजेन रिलीज करने के लिए जब खाना स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है। जी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है? अल्टीमेटली स्टिम्युलेट्स ये नोट कर लो, ये पहला एंटेरो एंडोक्राइन सेल है जी सेल। इसमें सब कुछ याद करना है। लोकेशन कहाँ है? स्टमक। साइट ऑफ एक्शन कहाँ है? स्टमक। क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है। जब खाना स्टमक में आएगा तो पहले गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहेगा कि अब पेप्सिनोजेन और HCl रिलीज कर दो। I hope I am very clear. If not, put that in comment section, okay, so that I can try to explain it again. Done? Noted? आगे बताऊं? चलो, ठीक है। अब आ जाओ, स्टमक से नीचे आ जाओ बेटा। अभी तक स्टमक का तो पढ़ लिया। पहले क्या हुआ? खाना यहाँ पे आया तो भैया यहाँ का हार्मोन वाला एक्टिवेट हो गया, फिर उसने गैस्ट्रिक पिट्स को कह दिया, फिर उसने सिक्रेट कर दिया। अब ये खाना यहाँ पे कितने आवर्स तक स्टोर होएगा? स्टमक में कितने आवर्स तक स्टोर होता है खाना? 4 to 5 आवर्स। NCERT में लिखा हुआ है 4 to 5 आवर्स। फिर ये काइम बन गया, इसका 1.8 pH हो गया, फिर ये नीचे आ गया। अब मैं थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा बड़ा बना रही हूं। खाना यहां पे आ गया, ड्यूडेनम रीजन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी है सिक्रीट करने की चीजों को, एंजाइम्स को, और स्टमक को चुप कर जाना है, क्योंकि अब स्टमक में खाना ही नहीं रहा तो सिक्रीट करके फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। अब उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। यहां पे हमारा क्या है? अब तो तुम लोगों को दिल से याद हो गई होंगी बातें। ये पैंक्रियास,
यहाँ पे क्या है, लीवर, लीवर की लोअर साइड है ये, और यहाँ पे क्या है हमारा, बोलो बोलो, लिवर के नीचे क्या लगा होता है जो बाइल स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर होता है। अब तो ये 50 बार डायग्राम बना चुके हैं ना बच्चे हम, अब तक तो हमें रट जाना चाहिए ये डायग्राम। अब जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, सबसे पहले इस खाने पे कौन एक्ट करेगा? तुम्हें देखा होगा, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस नहीं एक्ट करता है, नहीं करता ना। पहले क्या करता है, लिवर और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एक्ट करती हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि मान लो जैसे स्टार्च आया तो स्टार्च के ऊपर तो अमाइलेज ही एक्ट करेगा ना, इंटेस्टाइन वाला जूस ही एक्ट करेगा ना, फिर लास्ट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस एक्ट करती हैं। तो यहां पे एक सेल होता है बेटा, एंटेरो एंडोक्राइन सेल होता है म्यूकोजा में, मान लो ये म्यूकोजा है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल है, उसका नाम है एस सेल। एस सेल, एस सेल डुओडेनम में प्रेजेंट है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। देखो जिन्होंने भी नाम बनाया हमारी जिंदगी आसान की है। एस से सिक्रेटिन, जी से गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, एस से सिक्रेटिन रिलीज हो रहा है ना। सिक्रेटिन क्या करता है, बहुत ही सीक्रेटली यहां से ब्लड में चले जाता है, हार्मोन्स तुम्हें पता है ब्लड में चले जाते हैं, ये ब्लड में जा जाके पहुंचता है पैंक्रियाज के ऊपर। सिक्रेटिन ब्लड के थ्रू पैंक्रियाज में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू, हार्मोन है ना। पैंक्रियाज से एक्सोक्राइन सिक्रीशंस करवाएगा। एक्सोक्राइन सिक्रीशंस में क्या था, एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। ये सिर्फ यहां जाके बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज कराता है और वाटर को रिलीज कराता है, एंजाइम्स को नहीं रिलीज कराता। गोज टू पैंक्रियास, स्टिमुलेट्स इट टू रिलीज। कोई बात नहीं बच्चों, बस खत्म होने वाली है क्लास, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बाइकार्बोनेट आयंस। अच्छा, सीक्रेटिन के बारे में तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये ना कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट बन रहा था। ये सीक्रेट जेम्स बॉन्ड नहीं होते, ऐसे छुपके छुपाते ऐसे जा रहा है ब्लड में, छुप छुप के पैंक्रियाज में पहुंच रहा है, फिर पैंक्रियाज में, अब देखो जब ज़्यादा बंदे की एनर्जी छुपने में लग जाएगी, छुपा ही रहा है, सीक्रेट है ना ये, सीक्रेटिन इसका नाम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ लर्न कराने के लिए। तो ये इतना छुप छुप के जा रहा है, इसकी एनर्जी सारी छुपने में लग रही है, तो ये पैंक्रियाज से ज़्यादा कुछ काम करवा नहीं पाता। मतलब पैंक्रियाज की मेन सिक्रीशन तो एंजाइम है ना, एक्सोक्राइन सिक्रीशन, लेकिन एंजाइम रिलीज ही नहीं करा पा रहा, क्यों, ये अपना ही काम छुपने में बिजी है, तो ये बस बाइकार्बोनेट रिलीज करा के भाग आएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा ही सीक्रेट बन रहा था। इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, पूरी बॉडी में सबसे पहले यही हार्मोन पकड़ा गया था। सोचो इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में, सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था जो सबसे ज़्यादा सीक्रेट बन रहा था, सिक्रेटिन। समझ में आया। सो सिक्रेटिन का रिलीज का साइट क्या है, डुओडेनम, एक्शन का साइट क्या है, पैंक्रियाज। डन। अगला, अब पैंक्रियाज से किसी को तो एंजाइम भी तो रिलीज करने के लिए कहना है ना, बाइकार्बोनेट रिलीज करके तो कोई अकेला तो फायदा नहीं है, तो एक और सेल्स होते हैं यहाँ पे, उनका नाम ये लो, कौन से कलर से बनाए, ब्लू से बना लेते हैं। यहाँ पे एक और सेल्स होते हैं, म्यूकोजा में सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं सीसीके सेल्स। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। देखो बेटा, ये कोली कोली वर्ड जहां पे आ गया ना, इसका मतलब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, ठीक है। ये ब्लड में जाता है कहां पे, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, बाइल रिलीज कराता है, प्लस ये ही जाता है पैंक्रियाज में ब्लड के थ्रू ऑफ कोर्स, और पैंक्रियाज से एंजाइम्स रिलीज करवाता है। सो ये सीसीके का नाम बड़ा है, सीसीके नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है, ठीक है। क्या रिलीज कराता है ये, पैंक्रियाज पे जाके उसके एंजाइम सिक्रीट कराता है,
और गॉल ब्लैडर पे जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड क्या है? बाइल। तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या रिलीज होगा? बाइल। थोड़ा खच मच गई है, बट आई होप मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया था कि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं लिखवा भी दूंगी, अभी ये समझ लो, मैं अलग से एक टेबल भी बनवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आखिरी सेल है के सेल। किसी और कलर से बनाते हैं के सेल। ओह, दोबारा से बना देती हूँ डायग्राम में। पूरा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लास्ट बात बताऊंगी। ड्यूडेनम में ही एक और सेल है जिसे हम कहते हैं के सेल। के सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं GIP। GIP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, इनहिबिट करना है, पेप्टाइड। नाम से ही पता चल रहा है। ये जाके स्टमक को बोलेगा अब तू चुप कर। ब्लड से जाएगा, स्टमक को बोलेगा अब तू गैस्ट्रिक को इनहिबिट करना है, चुप करना है। क्यों? क्योंकि अब स्टमक से खाना चला गया ना बेटा यहाँ पे, अब यहीं पे आके तो ये सारे सेल्स एक्टिवेट हुए हैं। तो अब स्टमक में से अगर कोई सिक्रीशन होती है तो वो वेस्ट है, तो हमें वेस्ट करना नहीं है। तो GIP जाके उसको चुप करा देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करा देता है। तो ये उल्टा किसके हो गया? गैस्ट्रिन के उल्टा हो गया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हो, एक टेबल बना लेते हैं इसको पूरे को समराइज करने के लिए जो हमने अभी बात की है। करें? चलो, टेबल बना ले। कहां से क्या रिलीज होता है, क्या एक्शन साइट है, कहां पे जाके एक्ट करता है और क्या एक्शन है, सारा का सारा समराइज कर लेते हैं। जो मैंने अभी तक बात करी है सारा यहां पे लिख रही हूं बेटा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से टेपेंगे अपनी कॉपियों में और फिर इसको लर्न करेंगे। जी सेल्स क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिन। कहां से? सोर्स का मतलब कहां से रिलीज करता है? स्टमक से ही रिलीज होता है। कहां पे एक्ट करता है? स्टमक पे ही एक्ट करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, बोलो बोलो, अभी बताया था जी सेल सबसे पहले एक्टिवेट होता है। जब स्टमक में खाना आया था तो स्टमक की सिक्रीशंस एक्टिवेट करानी थी ना मेरे को, तब जी सेल से गैस्ट्रिन रिलीज होता है। तो ये मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देगा। अब खाना कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब मुझे किसकी सिक्रीशन बनानी है? पैंक्रियास से सिक्रीशन लेनी है, क्योंकि भैया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो पैंक्रियास से सिक्रीशन लेनी पड़ेगी ना, लिवर से भी सिक्रीशन लेनी पड़ेगी। अब उनको एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है, प्लस पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट आयंस भी लेने पड़ेंगे। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए 3 सेल्स हैं। एस सेल्स से क्या रिलीज होता है? सिक्रेटिन रिलीज होता है, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। कहां से रिलीज होता है? डुओडेनम से रिलीज होता है ना, डुओडेनम से रिलीज होता है ना। एक्शन कहां करता है? अभी बोलो, एक्शन कहां करता है? सीक्रेटली वो कहां गया था? छुप छुप के, ज्यादा सीक्रेट बन रहा था, पैंक्रियास में गया था। पैंक्रियास से क्या रिलीज करा पाया? ज्यादा बेचारे के छुपने छुपाने में ही टाइम निकल गया। क्या रिलीज करा पाया? सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करा पाया पैंक्रियास से, इसकी सिक्रीशन बढ़ा दी। देन सीसीके क्या रिलीज करता है? कॉलीसिस्टोकाइनिन, काइनिन
बड़ा नाम बड़ा काम कहां से रिलीज होगा? बाकी ये 3 ड्यूओडेनम से ही रिलीज हो रहे हैं, है ना? ड्यूओडेनम कहां एक्ट करता है? 2 जगह एक्ट करता है, पैंक्रियाज पे एक्ट करता है और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है। पैंक्रियाज से क्या रिलीज कराता है? एंजाइम। गॉल ब्लैडर से क्या एक्ट निकालता है? कॉन्ट्रैक्ट करा के बाइल रिलीज कराता है। क्लियर है? लास्ट सेल के सेल क्या रिलीज कराएगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कहां से? डुओडेनम से। तीनों चीजें डुओडेनम में है। ये प्यारे बच्चों याद रखोगे ना कि स्टमक से सिर्फ गैस्ट्रिन निकल रहा है, बाकी तीनों डुओडेनम से निकल रही हैं। याद रखोगे ना? एक्शन अलग अलग है। स्टमक वाले का एक्शन स्टमक में ही है, डुओडेनम वाले का एक्शन पैंक्रियाज में भी है, इसका कोलिसिस्टोकाइनिन का पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में भी है, और जीआईपी का किस में है? स्टमक पे एक्शन है। स्टमक से क्या करा रहा है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। बोलो, कम करा रहा है या बढ़ा रहा है? अब खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो कम कराना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? अब सिक्रीशन स्टमक की कम करनी चाहिए ना। अब तो खाना यहां पे आ गया ना, यहां पे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे कम करा रहा है। तो तुम देख रहे हो, बस लेक्चर खत्म बच्चों, ध्यान से सुनो। गैस्ट्रिन और जीआईपी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाता है, जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करता है ना? तो ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है नीट में इस तरीके से कि प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन ऑपोजिट हॉर्मोन्स हैव एन ऑपोजिट एक्शन। कौन से 2 हॉर्मोन्स का ऑपोजिट एक्शन है? अभी तक जितने मैंने लेक्चर्स तुम्हें कराए, मैं से तुम्हें 2 पेयर ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ा चुकी हूँ। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ऑपोजिट एक्शन मैंने बताया था, याद है? ग्लूकोज को बढ़ाना और ग्लूकोज को कम करना ब्लड में। सिमिलरली गैस्ट्रिन और जीआईपी का ऑपोजिट एक्शन है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ाता है, जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम करता है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा, फिर क्लास खत्म करते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डन 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 डन। चलो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो, प्लस कि अगर तुम मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो बेटा, और मेरे साथ डाउट सेशंस लेना चाहते हो, और मेरे साथ गाइडेंस मोटिवेशन लेना चाहते हो, मेरे टेस्ट पेपर्स लेना चाहते हो, तो अनअकैडमी लाइव पे मुझे सब्सक्राइब करो और ये कोड यूज करोगे। कौन सा? जय माता दी रितु लाइव। ये कोड यूज करोगे तो तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा बेटा। 22,500 में तुम्हें पूरे के पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।